पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर कोई भी एक फैसला तारीख का रुख बदल सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर है। एक तरफ अमेरिका है जो कई दहाइयों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते में ताकत का मरकज रहा है, और दूसरी तरफ है चीन जो इंतहाई तेजी से एक नए ग्लोबल ऑर्डर को तश्कील दे रहा है। यूं तो ट्रंप की सेकंड टर्म शुरू होते ही ग्लोबल ऑर्डर में दरारें आना शुरू हो गई थी, लेकिन ईरान पर इजरायली अमेरिकन जंग मुसल्लत होने के बाद से नए ग्लोबल ऑर्डर की तश्कील का ये अमल एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हिला कर रख दिया है। यूएई ओपेक से निकल गया है, सऊदी तुर्क के करीब हो रहे हैं, ईरान पूरे खित्ते की अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को तकरीबन तबाह कर चुका है, अमेरिका समंदरों की नाकाबंदी किए बैठा है, और इस सब के बीचों बीच मौजूद है पाकिस्तान जो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनकर कम्युनिस्ट ब्लॉक की शिकस्त में मरकजी किरदार अदा कर चुका है। वो आज इंतहाई एहतियात के साथ दोनों ब्लॉक्स में नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। एक वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपने पड़ोस में शुरू होने वाली एक जंग को इंतहाई तवील बनाकर अमेरिका को सुपर पावर का ताज पहनने के काबिल बनाया था, और एक आज का लम्हा है जब पाकिस्तान अपने पड़ोस में जारी एक और जंग को रुकवा कर अमेरिका को इज्जत के साथ ये ताज खुद उतारने का एक मौका देने की कोशिश कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के इस बहरान का हल कुछ भी निकले, लेकिन इसका नतीजा अमेरिकन अजारादारी के खात्मे की सूरत ही निकलेगा, ये तय है। इस ज़िमन में अमेरिका में मौजूद ब्रिटिश एम्बेसडर सर क्रिश्चियन टर्नर की लीक्ड ऑडियो इंतहाई अहम है, जहां उन्हें अमेरिकन इत्तेहाद पर शकूक का इजहार करते हुए सुना जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि क्रिश्चियन टर्नर के मुताबिक अमेरिका का स्पेशल रिलेशन अब सिर्फ इजराइल तक ही महदूद है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। Because it's quite nostalgic, it's quite backwards looking, and it has a lot of sort of baggage about it. I think there is probably one country that has a special relationship with the United States, and that is probably Israel. यूं तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कई दिहाइयों से इजरायली लॉबी के हाथों यरगमाल बनी हुई है, लेकिन अब सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में अमेरिका का कोई भी काबिल भरोसा इत्तेहादी बाकी नहीं बचा है। आज दुनिया का हर मुल्क अपने कौमी मुफाद के बारे में सोच रहा है, और बहुत जल्द आलमी सियासी मंजरनामे पर नए ब्लॉक्स उभरने लगेंगे। मशरिक़ वस्ता में यूएई सऊदी अरब से दूर और इसराइल के मजीद करीब होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान, रूस, शुमाली कोरिया और चीन के ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक दौर में दाखिल हो रहे हैं। इंडिया इसराइल के जरिए अमेरिका के करीब होने की फिराक में है, और चीन रूस के साथ मिलकर एशिया के लिए एक नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का बंदोबस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आलमी मंजरनामे पर उभरने वाले ये नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स कई मुमालिक की अहमियत को वाज़े कर रहे हैं, और इनमें से एक पाकिस्तान भी है। और इस वक्त तमाम नजरें पाकिस्तान पर ही जमी हुई हैं कि ये किसके साथ है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि हम किसके साथ हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हम अपने कौमी मफाद को दिफा कर सकते हैं, यानी क्या हम अपने कौमी मफाद के लिए अपने फैसले खुद कर सकते हैं, या फिर एक मर्तबा फिर हमारे कौमी फैसले किसी और मुल्क में बैठकर किए जाएंगे और हम सिर्फ उन पर अमल दरामद करते रहेंगे। एक बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सफारतकारी नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल पर अपनी मिल्कियत का सवाल है, और यही वो लम्हा है जहां 21वीं सदी पर हुक्मरानी की तारीख लिखी जा रही है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो आज से महज 20 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के रूल्स वॉशिंगटन में लिखे जाते थे और पूरी दुनिया उनको फॉलो करती थी। इराक पर जंग इसी तरह मुसल्लत की गई और 26 मुमालिक की फौजें एक मुल्क पर चढ़ दौड़ी। इसी सिस्टम के तहत मईशतें उभरती और गिरती भी रहीं, और हर मुल्क चाहे मजबूत हो या कमजोर एक बात जरूर जानता था कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अमेरिकन ऑर्डर के साथ अलाइंड रहना होगा। पिछले 100 साल में ये पहली बार है कि अमेरिका अब दुनिया के रूल्स नहीं लिख रहा। आज सब कुछ बदल चुका है। दुनिया अब किसी से मजीद डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं। आज सिस्टम बदल रहे हैं, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, और हर बड़े आजम में एक के बाद एक नई पावर खामोशी से सेंटर स्टेज ले रही है। आज दुनिया का निजाम एक स्लो लेकिन कैलकुलेटेड ट्रांजिशन में है, एक ऐसे निजाम से जहां एक सुपर पावर डोमिनेट नहीं कर सकती। आज हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ताकत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिखरी हुई है, और जहां इसका मुकाबला भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसे एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी कह रहे हैं, जबकि कुछ के मुताबिक ये बिगिनिंग ऑफ द एशियन सेंचुरी है।
नाजरीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि पिछली सदी में कोई भी मुस्लिम कंट्री हकीकी मायनों में आजाद नहीं था। कुछ सिक्योरिटी के लिए अपनी सॉवरेनिटी पर समझौता करते रहे तो कुछ माशी कमजोरी के बायस अपने कौमी मफादात का सौदा करने पर मजबूर रहे। आज पाकिस्तान और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये सिर्फ एक ग्लोबल शिफ्ट नहीं बल्कि ये सर्वाइवल का सवाल है। ये अपनी सॉवरेनिटी दोबारा हासिल करने का सवाल है। ये डिपेंडेंस में गिरे बगैर ग्रोथ हासिल करने का सवाल है, क्योंकि आज जो भी फैसले बीजिंग, वाशिंगटन, तेहरान, रियाज और इस्लामाबाद में हो रहे हैं वही फैसले तय करेंगे कि इस रीजन का मुस्तकबिल कौन कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ एक खित्ते का पावर शिफ्ट नहीं है बल्कि ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर की ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके सेंटर में मौजूद है चीन। नाजरीन, कई दिहाइयों तक डेवलपिंग वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए एक वाज़ेह फार्मूला इस्तेमाल किया जाता रहा है। कर्ज लो, शराइत पर अमल करो और सिस्टम को रिफॉर्म करने के नाम पर लोकल बिजनेस को तबाह कर दो। ये वो मॉडल था जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के जरिए कंट्रोल किया जाता था। एक ऐसा सिस्टम जहां कर्ज कभी अकेला नहीं आता था बल्कि हमेशा प्रेशर, इन्फ्लुएंस और खुसूसी हिदायत साथ आती थी, जो कर्ज लेने वाले मुमालिक की अशराफिया को तो इनामात से नवाजती लेकिन अवाम का भुरकस निकाल देती थी। लेकिन फिर मार्केट में चीन आया, एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऑफर के साथ। कोई लेक्चर नहीं, कोई पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं, कोई इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस भी नहीं, बस एक सादा सी प्रोपोजिशन, हम तामीर करेंगे, आप ग्रो करेंगे। और इस स्ट्रेटेजी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कनेक्टिविटी का एक बेमिसाल नेटवर्क था। सड़कों का जाल, नई बंदरगाहों की तामीर, ऐसे रेलवेज और एनर्जी कॉरिडोर्स जो एशिया, अफ्रीका और इससे आगे तक फैले हुए हैं। बहुत से मुमालिक के लिए ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका, एक ऐसा पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिसका वादा तो मगरबी सिस्टम ने दहाइयों तक किया लेकिन कभी डिलीवर नहीं किया जा सका। लेकिन चीन का इन्फ्लुएंस सिर्फ इकोनॉमी तक ही महदूद नहीं रहा, उसने डिप्लोमेसी को भी शेप करना शुरू कर दिया। चीन ने दुनिया के तनाज़ात को हल करने के लिए खुद को एक मीडिएटर के तौर पर पेश करना शुरू किया, एक स्टेबलाइजर, एक ऐसा मुल्क जो सबके साथ बात कर सकता है। और जब उसने सऊदी अरब और ईरान जैसे दरीना मुखालिफिन को एक ही टेबल पर ला बिठाया तो मैसेज क्लियर हो चुका था कि चीन सिर्फ रोड्स नहीं बना रहा बल्कि वो अपना इन्फ्लुएंस भी बिल्ड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, खुसूसी तौर पर ग्लोबल साउथ के मुमालिक के लिए। ये एक लॉन्ग वेटेड मुतबादिल था, एक ऐसा सिस्टम जहां हकीकी डेवलपमेंट के साथ सॉवरेनिटी का एहतराम भी किया जाता है, जहां पार्टनरशिप्स कंट्रोल पर नहीं बल्कि बाहमी मफादात पर मबनी होती हैं। और इसके बाद आती है इन्फ्लुएंस की दूसरी लेयर, जो पैसे से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से आती है। 21वीं सदी के इन्फ्लुएंस से ही जैसे जैसे चीन एक्सपेंड कर रहा है, उसका टेक इकोसिस्टम भी उसके साथ फैलता जा रहा है। 5G नेटवर्क्स, AI सिस्टम्स, सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन के टेक जाइंट्स वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में दुनिया को हर एक मुतबादिल फराहम कर रहे हैं, और वो भी इंतहाई कम कीमत में। लेकिन इससे भी बढ़कर जो चीन चीज इन तरक्की पजीर मुमालिक को फराहम कर रहा है वो है वेस्टर्न डाटा कंट्रोल से आज़ादी और डिजिटल इंडिपेंडेंस। यानी कुल मिलाकर चीन आज हर मैदान में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, लेकिन तनाज़े के लहजे में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक अंदाज में, जबकि अमेरिका हर किसी को बुली करने की रविश पर कायम है। और नाजरीन, दोनों की इसी अप्रोच का असर है कि आज अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यूरोप बड़ी तेजी के साथ चीन के करीब होता जा रहा है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि कुछ ही महीनों में आप ऐसे मनाजिर भी देख सकते हैं जहां चीन रूस और यूरोप के दरमियान जंग बंदी करवा रहा होगा। इसराइल की कठपुतली बनकर ईरान पर जंग मुसल्लत करना अमेरिका का एक ऐसा ब्लंडर है जो इसके सुपर पावर स्टेटस का खात्मा कर सकता है, और ये हकीकत अब खुद अमेरिकन भी समझ चुके हैं। चीन इस जंग का बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह अमेरिका ने सोवियत के खिलाफ अफगान जंग का इस्तेमाल किया था, और हैरत अंगेज तौर पर आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक गेम का भी सबसे अहम प्लेयर बन चुका है। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरानी पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड के बाद पाकिस्तान ने एक बाज़ाब्ता और बड़ा कदम उठाया है, एक ऐसा लीगल और लॉजिस्टिकल मैकेनिज्म जो ईरान के साथ और ईरान के लिए ट्रेड को मुमकिन बना रहा है। 25 अप्रैल 2026 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसे ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 का नाम दिया गया है। इस ऑर्डर का बुनियादी मकसद अमेरिकन लेवल ब्लॉकेड के चलते हुए ईरान के लिए एक ऐसा लैंड ब्रिज बनाना है जिससे मिडिल ईस्ट के वो तमाम कार्गोज जो पाकिस्तानी पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और जिसकी तादाद मई के आगाज तक 3000 कंटेनर से भी ज्यादा हो चुकी है,
उन्हें बाय रोड ईरान तक मुंतकिल किया जा सकेगा। यहाँ सबसे अहम पहलू यह है कि ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान और ईरान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दीगर ममालिक के कंटेनर्स जैसे चीन, रूस और यूरोप से आने वाला सामान भी पाकिस्तान के जरिए ट्रांजिट होकर जमीनी सरहदों के रास्ते ईरान में दाखिल हो सकता है। नाजरीन, इस ऑर्डर के तहत 6 मखसूस जमीनी रास्तों को बाकायदा तौर पर फाइनलाइज भी कर लिया गया है, जो पाकिस्तान की 3 बड़ी समंदरी पोर्ट्स कराची, पोर्ट कासम और गवादर को ईरान के बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से जोड़ते हैं। लेकिन इस इंतजाम में सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक रूट गवादर से गबत तक का कॉरिडोर है। ये एक शॉर्टकट है जो सफर का वक्त इंतहाई कम करके सिर्फ 2 से 3 घंटे कर देता है, जबकि कराची से यही सफर 16 से 18 घंटे लेता है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस रूट के जरिए ट्रांसपोर्ट लागत में भी 55% तक कमी की जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग रुकावटों को बाईपास करने के लिए भी पाकिस्तान और ईरान अब नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे नुमाया बॉर्डर एरियाज में बार्टर ट्रेड है। इस हवाले से भी एक नया रेगुलेटरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसके तहत पेट्रोलियम और गैस जैसी मखसूस अशिया बराह रास्त अब एक्सचेंज हो सकती हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक टेम्परेरी बैंकिंग एग्जेम्पशन भी जारी कर दी है, जो 21 जुलाई 2026 तक फाल रहेगी। इसके तहत कुछ चीजें रवायती फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर ईरान मुंतकिल की जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कुछ और है, और वो है डी-डॉलराइजेशन। नए अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के जरिए ईरान के साथ होने वाली ट्रेड में युआन फॉर पैसेज मॉडल को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसके तहत यूएस डॉलर सिस्टम को बाईपास करते हुए डायरेक्ट युआन में ट्रेड की जाएगी। नाज़रीन, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और पाकिस्तान ने इस शिफ्ट को मुमकिन बनाने की सलाहियत कई जतन करने के बाद हासिल की है। पाकिस्तान इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने स्पेशल रिलेशंस और मशरक़ वुस्ता में जारी बहरान का भरपूर फायदा उठाते हुए एक जानब रीजनल कनेक्टिविटी को वसी कर रहा है, तो दूसरी जानिब इस जंग को रुकवाने में इंतहाई अहम किरदार भी अदा कर रहा है। इसी बहरान के बीच पाकिस्तान और ईरान ने एक ज्वाइंट कमेटी भी कायम की है, जिसका मकसद लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर ट्रेड के मसाइल को हल करना और 2 तरफा तिजारत को $10 बिलियन तक लेकर जाना है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन को भी दिसंबर 2026 तक दोबारा शुरू करने का मंसूबा बना दिया गया है। इसके अलावा कोयटा से तफ्तान रेलवे लाइन को 2027 तक अपग्रेड किया जाएगा, जबकि हाल ही में कराची पोर्ट और ईरान के चाबहार पोर्ट के दरमियान एक रेगुलर फेरी सर्विस भी शुरू की जा चुकी है। नाजरीन, ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक ऐसा कदम जो न सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम में पाकिस्तान की पोजीशन को भी मुस्तहकम कर रहा है। यूरोप से मशरक़ वुस्ता तक हर रीजन में छोटे छोटे पावर सेंटर्स उभर रहे हैं, जो अमेरिकन यूनिपोलर ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। कुछ खुलेआम और कुछ पाकिस्तान की तरह अमेरिकन कुर्बत का फायदा उठाकर खामोशी से। इस सब में चीन बड़ी खामोशी से अपनी हिमायत हर उस मुल्क या ग्रुप तक पहुंचा रहा है जो यूनिपोलैरिटी को तोड़ने की फिराक में है। चीन को इससे ज्यादा और करना भी कुछ नहीं है। चीन को बस यूनिपोलैरिटी का खात्मा और एक कदरे मुस्तहकम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, और जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन से चीन की यूनिपोलैरिटी का सफर भी शुरू हो जाएगा और दुनिया एक नए वर्ल्ड हेजमन की ताजपोशी की तैयारी करने लगेगी। नाज़रीन, वो दुनिया जिसमें आप बड़े हुए हैं वो अब खत्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से। तकरीबन 1 सदी तक ग्लोबल पावर का एक ही सेंटर था, एक ही सिस्टम पूरी दुनिया को चलाता था, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा था। लेकिन आज वो सेंटर मुस्तहकम नहीं रहा, वो टूट रहा है, शिफ्ट हो रहा है और एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स आलमी सियासत उभर कर सामने आ रही है। और इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के मरकज में चीन खड़ा है। मिलिट्री अलायंसेस से लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स तक, फाइनेंशियल प्रेशर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी तक, इन्फ्लुएंस के रूल्स रीराइट किए जा रहे हैं और हमारी ये दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। दोस्तों, ये अच्छे और बुरे की जंग नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांजिशन है और पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए ये एक इंतहाई अहम लम्हा भी है, क्योंकि कई दिहाइयों में पहली बार ये एक मौका है यूनिपोलर सिस्टम से निकलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिस्सा बनने का। लेकिन इस ट्रांजिशन के दौरान पाकिस्तान जैसे मुमालिक पर कहीं ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्रेशर भी होगा, क्योंकि ग्रेट पावर्स के दरमियान बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता। आपको स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और फैसला साजी में मुकम्मल आज़ादी चाहिए होती है। नाज़रीन, इस वक्त अहम सवाल यह है कि जब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है, तो क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर पाएगा या फिर पिछली बार की तरह सिर्फ इस्तेमाल होगा और फिर साइड लाइन कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इस शिफ्ट को अपनी सोवरेनिटी मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर पाएगी
या फिर हम एक डिपेंडेंसी से निकलकर दूसरी डिपेंडेंसी में चले जाएंगे। और दोस्तों, आखिर में आप लोगों के लिए एक सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी क़यादत मगरिब की बजाय मशरिक में हो, क्या ये सिस्टम पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए स्टेबिलिटी ला पाएगा, या फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, हमारे हालात वैसे ही रहेंगे? आप इससे मुतल्लिक क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि ये ग्लोबल पावर बैटल कैसे तश्कील पा रही है और इसका हमारे खित्ते के मुस्तकबिल पर क्या असर होगा, तो हमारी पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखें, जिसमें हमने बहुत डिटेल में ग्लोबल पावर के शिफ्ट होते बैलेंस का तज्जिया किया है। और याद रखें, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।